गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। हरियाणा सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को लेकर जो 50 सेट की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी में आज हम करेंगे सेट नंबर 30 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था? संविधान का निर्माण करने के लिए जिस संविधान सभा का गठन किया गया था, तो वो किसके तहत किया गया था? क्रिप्स मिशन के तहत जो 1942 में आया था, या कैबिनेट मिशन के तहत जो 1946 में आया था, या भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैबिनेट मिशन 1946 के तहत जो है भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किगाली समझौता संबंधित है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, ओजोन क्षयकारी पदार्थों से, खतरनाक पदार्थों से, या स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से? तो किगाली समझौता किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। 2016 में वैश्विक समुदाय ने सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए रवांडा के कंगाली में एक नया समझौता किया, जिससे वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने में सहायता मिल सकती है। किगाली जलवायु समझौते से 2045 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में 85% कमी आने की उम्मीद है। तो किगाली जो है रवांडा में है, और किगाली में ये सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसका नाम किगाली समझौता पड़ गया। और 2045 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में 85% कमी आने की इसकी उम्मीद है। और इसका उद्देश्य क्या है? 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, या यूनाइटेड नेशन के द्वारा? तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वर्ष में 2 बार जारी की जाती है। विश्व निवेश रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। वैश्विक वित्तीय रिपोर्ट वर्ष में 2 बार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है। और दूसरा विश्व निवेश रिपोर्ट जो होती है वो की जाती है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रसाद योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए है पर्यटन क्षेत्र से, ऑप्शन बी शिक्षा क्षेत्र से, ऑप्शन सी स्वास्थ्य क्षेत्र से, या ऑप्शन डी वानिकी और मत्स्य क्षेत्र से? तो प्रसाद जो योजना है उसका संबंध है पर्यटन के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। भारत सरकार ने 2014-15 के बजट में तीर्थ यात्रा, कायाकल्प तथा आध्यात्मिक संवर्धन अभियान प्रसाद को शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक गंतव्य में सतत तरीके से पर्यटकों के आकर्षण को बढ़ाकर और उन्हें संपूर्ण पर्यटन अनुभव प्रदान करना है। तो ये 2014-15 के बजट में लाई गई थी प्रसाद योजना, और ये पर्यटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? प्रथम स्पीकर कौन है जिनका, यानी लोकसभा स्पीकर जिनका अविश्वास प्रस्ताव जिनके खिलाफ लाया गया था? ऑप्शन ए है BR जाखड़, ऑप्शन बी GV मावलंकर, ऑप्शन सी हुकुम सिंह, और ऑप्शन डी KS हेगड़े। तो ये लाया गया था GV मावलंकर के खिलाफ। हालांकि ये पास नहीं हुआ था, और ये लोकसभा के प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, 18 दिसंबर 1954 को पहली बार लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर यानी GV मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था,
लाया गया था 18 दिसंबर 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सहायक कली किसी पौधे के किस भाग से विकसित होती है? फल से, पत्ता से, शाखा से या जड़ें से? चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? यानी जो कोई पौधा होता है उसकी कली हम काट के लगा देते हैं और उससे दूसरा पौधा विकसित हो जाता है, तो वो क्या पौधे की किस भाग को काट के लगाते हैं? तो वो लगाते हैं उसकी शाखा को काट के। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। एक्सिलरी कली एक कली है जो एक पौधे की एक पत्ती के एक्सिल में विकसित होती है। एक्सिलरी कलियां नोड्स से विकसित होती है जो फिर एक नया स्टेम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1965 में, 1970 में, 1972 में या 1975 में? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, 1972 में। वर्ष 1972 में पारित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मुख्यतः वन्य जीवन को संरक्षण प्रदान करता है तथा इसका संबंध राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्य की घोषणा की अधिसूचना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को या 22 अप्रैल को? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए है पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन बी वन उत्पाद, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन या ऑप्शन डी सौर सेल? तो ऊर्जा स्रोतों में पूछा है तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सौर सेल जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता में अधिकतम अंतर है? तो सबसे ज़्यादा अंतर किस राज्य में है पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा में? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी मिजोरम में और ऑप्शन डी गुजरात में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए राज्यों में पुरुष स्त्री साक्षरता अंतर इस प्रकार है। केरल में देख लीजिए, पुरुष साक्षरता है 96.1% और महिला साक्षरता है 92.1%, यानी 4.0 का अंतर होगा इसमें। और मिजोरम में है 93.3% पुरुष साक्षरता है और 89.3% महिला साक्षरता है, यहाँ भी 4.0 का अंतर है। और उत्तर प्रदेश में है 77.3% पुरुष साक्षरता है जबकि महिला साक्षरता है 57.2% और अंतर हो जाता है 20.1 का, यानी सबसे ज़्यादा अंतर है। और गुजरात में है 85.5 पुरुषों की साक्षरता और महिलाओं की है 69.7% और अंतर है 16.1% का। तो सबसे ज़्यादा अंतर हो गया उत्तर प्रदेश का, सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है सनस्पॉट को, ऑप्शन बी है सोलर रेडिएशन को, ऑप्शन सी है हवा ताप को या ऑप्शन डी पौधों के ताप को? तो पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। चलिए देख लेते हैं सोलर रेडिएशन को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। पायर हीलियोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी औद्योगिक उपयोग या ऑप्शन डी पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन? तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ऑप्शन नंबर डी
पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। यानी किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में जो जंगली तथा पालतू जीव जंतु एवं पादपों की जितनी भी प्रजातियां पाई जाती है उनकी बहुलता को ही जैव विविधता कहते हैं। विकास की जैविक प्रक्रिया की देन जैव विविधता है। जैव विविधता जीवन का आधार है एवं यही पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के विरुद्ध लड़ने के लिए जैविक पदार्थ उपलब्ध कराने में सक्षम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? ऑप्शन ए है चेचक, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी हैजा या ऑप्शन डी तपेदिक। तो जल जनित रोग है ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, हैजा। जल जनित प्रमुख रोगों में पेचिश, टाइफाइड, डायरिया, हैजा आदि प्रमुख रोग हैं। इन रोगों के जीवाणु जल में व्याप्त होते हैं। यह अशुद्ध जल के सेवन से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा जो है किसकी मिश्र धातु है? तांबा एवं टीन का, ऑप्शन बी है तांबा एवं चांदी का, ऑप्शन सी तांबा एवं जस्ता का या ऑप्शन डी तांबा एवं सीसा का। तो किसका मिश्रित धातु है कांसा? ये होगा तांबा एवं टीन का। कांसा जो है तांबा एवं टीन का मिश्र धातु है। कांसा में 89% जो है तांबा पाया जाता है और टीन पाया जाता है 11%। तो ये था आज की टेस्ट सीरीज का हमारा आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।